हेलो एवरीवन, विद्यागिरी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश का एक नया सब्जेक्ट जो है आपके बिहार बोर्ड के अनुसार एक शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसका सिलेबस को देखेंगे कि इसे हमें पढ़ना क्या क्या है और इसमें हमें कैसे इस विषय को हम लोग डील करें या इस विषय को पढ़ें जिससे हमें आसानी से हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इंग्लिश में ये हमारा सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें कितना मार्क्स का है। इंग्लिश में हमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से रीडिंग में 20 मार्क्स, पैराग्राफ राइटिंग में 5 मार्क्स, शॉर्ट राइटिंग और कंपोजिशन में 15 मार्क्स, ग्रामर में 15, ट्रांसलेशन में 5 और टेक्स्ट बुक से 40 मार्क्स पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें एक एक करके ये क्या क्या डिवीजन किया गया है। सबसे पहले है ये दोनों मिला करके हमें 40 मार्क्स के लिए दिया गया है, जिसमें कि हमारा एक प्रोज है, एक पोएट्री है, एक सप्लीमेंट्री रीडर में है और एक रीडिंग है। ये टोटल मिला के हमें 40 मार्क्स का पढ़ना है। दूसरा हमारा लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग में हमारा एक इनफॉर्मल लेटर्स होगा, एक फॉर्मल लेटर्स होगा। इनफॉर्मल लेटर्स में कुछ जो हम अपने दोस्तों को लिखेंगे, कुछ अपने भाई बंधुओं को लिखेंगे, कुछ लेटर्स हम अपने माता पिता को लिखेंगे और फॉर्मल लेटर्स में हम जैसे स्कूल हेडमास्टर को लिखेंगे, प्रिंसिपल्स को लिखेंगे, कुछ एडिटर्स को लिखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ राइटिंग है हमारा, जिसमें हम अपने इसमें दिया गया है कि योर विलेज टाउन अ जर्नी बाय बस। कुछ पैराग्राफ्स लिखेंगे हॉस्टल लाइफ के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, जो डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए उनको हम एक एक करके देखेंगे। शॉर्ट राइटिंग टास्क में हम लोग नोटिस, रिपोर्ट, स्पीच, मैसेज राइटिंग ये सब सीखेंगे। और ग्रामर में हमें टेंस देखना है, टेंस सेंटेंस करेक्शन देखेंगे, मॉडल वर्ब देखेंगे, प्रीपोजिशन देखेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे। कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिसको हम बाद में देखेंगे। स्पेलिंग है, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग और ट्रांसलेशन है। तो ये हमारा पूरा इंग्लिश का सब्जेक्ट है जो लगभग 7 भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो पैनोरमा 2 है, सप्लीमेंट्री रीडर, जिसमें हम लोग पहला क्लास में देखेंगे जनवरी नाइट। आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोज का, जिसका नाम है जनवरी नाइट। जनवरी नाइट एक प्रेमचंद काफी फेमस लेखक हुआ करते थे 1900 के दशक में। तो उन्हीं की एक रचना हम लोग देखेंगे जिनका नाम है जनवरी नाइट। जनवरी नाइट आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, जिसे पूस की रात भी कहते हैं। आपने इसके पहले हिंदी में भी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा पूस की रात, उसी को यहाँ पे जनवरी नाइट करके लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद का जो ओरिजिनल नाम था वो था धनपत राय। उनका जन्म हुआ था 1880 और उनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। वाराणसी जिले में उनका जन्म हुआ था जुलाई 31, 1880 में। एक बहुत ही फेमस उर्दू और हिंदी के प्रख्यात लेखक हुआ करते थे। उनका जो ये नाम पड़ा प्रेमचंद, उन्होंने एक बुक लिखी थी, किताबें लिखी थी जो सोजे वतन के नाम से, जिसका कि अंग्रेजों ने बहुत विरोध किया और उसको बंद भी कर दिया। उसी के एवज में उन्होंने अपना नाम चेंज करके बदल करके प्रेमचंद रख लिया। ठीक है। उन्होंने बहुत ही जीवन की जो मार्मिक कथाएं हैं और जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, जो भी आसपास उन्होंने देखा, उसके बारे में जितनी भी रचनाएं हैं उनके इसी इर्द गिर्द घूमती हुई हमें मिलती है, जिसमें से मेनली जो वो फोकस करते थे हमारे रूरल इंडिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्र, और ब्रिटिशर्स पादरियों तब के जो पुजारी हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे और जो लोन देते थे, यानी कि जो उधार देते थे, जिन्हें हम साहूकार भी कहते थे, उनके द्वारा प्रताड़ित किए गए गरीबों पे, गांव वालों पे, उन पर कहानियां, इनकी रचनाएं हमें मिलती है। तो इनका हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ। उससे पहले जो प्रमुख उनकी रचनाकार हैं वो है गोदान, गबन, कर्मभूमि,
प्रतिज्ञा, और भी बहुत सारे हैं। गोदान तो जिसमें आपने टीवी में भी देखा होगा इसको। तो पहला पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। सो हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ, इसका मतलब है कि हल्कू अंदर आया और अपनी बीवी को कहता है द लैंडलॉर्ड्स कम, यानी कि घर का जो मकान मालिक है वो आया है। गेट द रुपीज यू सेट असाइड, जो तुमने अपने पैसे रखे थे अलग से वो मुझे दे दो। आई विल गिव हिम द मनी एंड समहाउ और अदर वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट, मतलब आई विल गिव हिम द मनी, मतलब मैं उसको पैसे दे दूंगा, और समहाउ वी विल गेट अलॉन्ग विदाउट इट, और हम लोग इसके बिना भी किसी तरह से मैनेज कर लेंगे, यानी कि हम लोग किसी भी तरह इसके बिना गुजारा कर लेंगे। मुन्नी उसकी पत्नी का नाम है। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग, स्वीपिंग का मतलब होता है झाड़ू लगाना। मुन्नी उस टाइम घर की सफाई कर रही थी। सी टर्न अराउंड, वो मुड़ी और बोली बट देयर इज ओनली 3 रुपीज, परंतु मेरे पास केवल 3 रुपए हैं। इफ यू गिव देम टू हिम वेयर इज द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम, अगर तुम उसको ये पैसे दे दोगे तो जो तुम्हें कंबल खरीदना था वो कहां से आएगा। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दीज जनवरी नाइट्स इन द फील्ड्स, तुम ये जनवरी की जो सर्द भरी रातें हैं ये तुम खेतों में कैसे गुजारोगे, ये कह रही है मुन्नी अपने पति हल्कू को। टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट नॉट राइट नाउ, उनको बोलो कि हम उन्हें तब पे कर देंगे, यानी कि पैसे वापस कर देंगे जब हमारा फसल कट जाएगा। फॉर ए मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, जनवरी वाज ऑन टॉप ऑफ देम, एक क्षण के लिए हल्कू हिचकिचाते हुए खड़ा हो गया। जनवरी वाज ऑन टॉप ऑफ देम, मतलब कि सर्दी, जनवरी की जो सर्दी थी वो अपने पीक पे थी। विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुडंट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड्स एट नाइट, बिना कंबल के वह खेतों पे सो नहीं सकता था। बट लैंडलॉर्ड वुडंट बी पुट ऑफ, परंतु इससे उस मकान मालिक का कोई लेना देना नहीं था, चाहे वो कैसे भी सोए या कैसे भी अपना दिन गुजारा करे। he had threatened and insult him, वो उसे डराता धमकाता और उसका बेइज्जत करता। So what did it matter if they died in the cold weather, मतलब अगर कोई खेतों में सर्दियों में अगर मर भी जाए तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, ना ही उसको मतलब था। उसको क्या मतलब था, उसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब था। As he thought this, he moved his heavy body and came close to his wife. जैसे वो यह सोचते हुए अपने भारी भरकम शरीर को लेते हुए बाहर निकला और लेते हुए अपने बीवी के पास गया। Trying to coax her, he said. Coax मतलब होता है मनाना। अपनी बीवी को मनाते हुए वह कहा, Come on, give it to me. I will figure out some other plan. तुम मुझे ये दे दो, मैं कुछ अलग काम या कुछ भी उसके बारे में, पैसे के बारे में सोचूंगा। अभी तो मुझे तुम ये पैसे दे दो। मुन्नी ड्रू अवे फ्रॉम हिम, मुन्नी गुस्से में थी, वो उससे दूर चली गई। हर आईज एंग्री, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। सी सेड, वो बोली, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान, तुम पहले भी बहुत कुछ प्लान कर चुके हो लेकिन तुम्हारा कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी तक। यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, तुम मुझे ये बताओ कि कोई और प्लान तुम जो बोल रहे हो वो क्या है, पहले तुम मुझे बताओ। इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या तुम्हें कोई नया कंबल तुम्हें देने वाला है। गॉड नोज हाउ मेनी डेब्ट्स आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर दैट वी कैनॉट पे ऑफ, भगवान ही जानता है कि कितने ऐसे कर्ज में हम लोग डूबे हुए हैं जो अभी तक हमने चुकाए नहीं है। व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, मैं क्या बोलती हूँ, मुन्नी कह रही है अपने पति हल्कू से, मैं क्या बोलती हूँ कि तुम ये जो उधारी की खेती है, टेनेंट फार्मिंग का ये वर्ड है, टेनेंट फार्मिंग मतलब होता है कि जो
जब हमें जमीन किसी से उधार लेते हैं और उस पर खेती करते हैं, बजाय में जो उपज होती है उसका आधा हम उसको दे देते हैं और आधा ही जो है वो हम अपने लिए यूज करते हैं। खेत किसी और का रहता है, मेहनत हमारी रहती है। तो मुन्नी कह रही है कि तुम ये टेनेंट फार्मिंग जो है, उधारी की खेती करना क्यों नहीं छोड़ देते? ये द वर्क इज किलिंग यू, मतलब ये काम तुम्हें धीरे धीरे मार रहा है। Whatever you harvest goes to pay up the arrears, जो भी तुम फसल उगाते हो वो तो सिर्फ बकाया को चुकता करने में लग जाता है। So why not finish with it? तो क्यों नहीं इसे तुम छोड़ देते हो? Were we born just to keep paying off debts? मुन्नी पूछ रही है गुस्से से कि क्या हम इसी के लिए पैदा हुए हैं कि हम हमेशा उधारी चुकता करते रहें? Earn some money for your own belly. belly मतलब होता है पेट। अपने लिए कुछ पेट, अपने पेट के लिए कुछ कमाओ जिससे हमारी पेट भरे और हम अच्छे से थोड़े जी पाए। गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, आई वोंट गिव यू द मनी ओन्ड। वो गुस्से में बोलते हुए चली गई कि मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। सैडली हल्कू सेड, दुखी मन से हल्कू बोला, देन आई विल हैव टू पुट अप विथ हिज अब्यूज, तब मुझे उसकी गालियों से संतुष्टि करना पड़ेगा। इसका मतलब टेनेंट आएगा, मालिक आएगा और मुझे गाली सुना के जाएगा। लूजिंग हर टेम्पर, मुन्नी सेड, व्हाई शुड ही अब्यूज यू, इज दिस हिज किंगडम? यह बात सुनते ही मुन्नी को गुस्सा आ गया और अपने गुस्से में वो बोली, वो क्यों तुम्हें गाली देगा या तो क्यों तुम्हारा इंसल्ट करेगा? क्या ये उसका राज चल रहा है? जैसे हम अक्सर गुस्से में ये बातें करते हैं, ठीक उसी तरह उसकी बीवी उसको बोल रही थी। बट एज ही सेड इट, हर ब्रोज रिलैक्स्ड फ्रॉम द फ्राउन। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। ब्रोज मतलब होता है भौएं, जो आंखें की भौएं हैं। फ्रॉन मतलब खड़े हो जाना। जैसे ही वो ये बोली उसकी भौएं खड़ी हो गई। द बिटर ट्रूथ इज हल्कूज वर्ड्स केम चार्जिंग एट हर लाइक ए वाइल्ड बिस्ट। कड़वी सच्चाई तो ये है कि हल्कू की बातें उसको, उसके अंदर जो जंगली पना बैठा हुआ है उसको जगाते रहता है। बिटर मतलब होता है कड़वा, वाइल्ड बीस्ट मतलब होता है जंगली जानवर। सी वेंट टू द नीच इन द वॉल, टुक आउट द रुपीज एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू। नीच मतलब होता है जो घरों में दीवारें होती हैं, उन दीवारों पे हम पिछले जब पहले क्या करते थे, एक छोटा सा ट्रैक टाइप का बना देते थे जिसको कि नीच कहा जाता है। ये गांव में अभी भी देखने को मिलेगा। सी वेंट टू द नीच इन द वॉल, took out the rupees and handed them over to हल्कू। वह स्नीच से पैसे निकाली और जाके हल्कू को दे दी। Then she said, तब वो बोली, give up farming this time, इस टाइम तुम ये खेती करना छोड़ दो। If you work as a hired labor, you will at least get enough food to eat from it। अगर तुम कोई मजदूरी कर लेते हो तो तुम इससे ज्यादा कमा सकते हो और तुम्हें कम से कम खाने के लिए पैसे मिल जाएंगे। नाउ नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट एट यू, फिर तुम्हें कोई भी तुम्हारे ऊपर चिल्लाएगा नहीं, ना ही तुम्हें इंसल्ट करेगा। फाइन वर्क फार्मिंग समवन एल्स लैंड, ये बहुत ही ऐसा काम है कि किसी के जमीन पे जाकर के खेती करना। वट एवर यू अर्न यू थ्रो बैक इन टू इट एंड गेट इंसल्टेड इन द बार्गेन। तुम जो भी कमाओगे वो उसी पे लुटाओगे और बाद में तुम्हें ही बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। हल्कू टुक द मनी, हल्कू ने पैसे लिए एंड वेंट आउटसाइड लुकिंग एज दो ही वर टीयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिविंग इट वे। हल्कू पैसे लिया और दरवाजे से बाहर चला गया जैसे कि वो अपने दिल को चीरता हुआ निकल गया हो। काफी दुखी मन से वो अपनी बीवी की बातें सुनते हुए वहां से निकल गया। He would save the rupees from his work, पैसा बाय पैसा, for his blanket। उसने ये जो पैसे बचाए थे एक एक पैसा जोड़ करके ताकि मैं सर्दियों के टाइम पे अपने कंबल को खरीद सकूं, ये पैसे उन्होंने उसने बचा के रखे थे। Today he was going to throw it away, आज वो इसे फेंकने जा रहा था। With every step his head sank lower under the burden of his poverty। हर एक कदम के साथ उसका जो सर था वो गरीबी के तले दबे जा रहा था। स्मोकिंग हल्कू सेड,
धुआं उड़ाते हुए हल्कू ने कहा, इफ यू स्मोक द, अरे पार हो गए क्या? अच्छा हाँ, पार्ट 2। ए डार्क जनवरी नाइट, एक जनवरी महीने की एक बहुत ही अंधकार और सर्दी भरी रात। इन द स्काई इवन द स्टार्स सीम टू बी सिवरिंग। सिवरिंग मतलब होता है कपकपाना। इस सर्दी के मौसम में, इस सर्दी की रात में जहां तारे भी ठिठुर रहे हों, एट द एज ऑफ हिज फील्ड underneath a shelter of cane leaves, Halku lay on a bamboo cot wrapped up in his old burlap shawl, shivering. फील्ड यानी कि खेत के किनारे, गन्ने के खेत के पत्तों के नीचे, हल्कू ले ऑन ए बम्बू कॉट, एक बांस के बेंत के खटाई पर या मचान पे वो अपने पुराने शॉल को ओढ़े हुए ठिठुरते हुए वो लेटा हुआ था। Underneath the cot, his friend Jabra, the dog, was whimpering with his muzzle pressed into his belly. उसी कॉट के नीचे, उसी खटिया के नीचे या मचान के नीचे, उसका फ्रेंड जबरा, जबरा उसका दोस्त का नाम, उसने अपने कुत्ते का नाम जबरा रखा था, was whimpering with his muzzle pressed into his belly, मतलब अपने गर्दन को अपने पेट में घुसाए हुए वो वहां नीचे बैठा हुआ था। ठंड उसे भी लग रही थी। Neither of them was able to sleep. दोनों में से कोई भी वहां सो नहीं पा रहा था। ठंड की रात थी, जनवरी महीना था। हल्कू कर्न अप, drawing his knees close against his chin and said, "Cold Jabra, didn't I tell you? In the house you could lie in the paddy straw." हल्कू अपना दोनों घुटने को मोड़ते हुए और अपने होंठ से सटाते हुए कहा, अपने कुत्ते को कह रहा है कि ठंडा है ना जबरा, डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि घर पे ही रुक जाओ और वहां पे खेतों के जो पुआल है, स्ट्रॉ कहते हैं इसे, खेतों के पुआल के ऊपर तुम्हें सोने को मिलता। स्ट्रॉ मतलब जो धान कटने के बाद सूखा उसका तना बच जाता है, इसको पुआल भी कहा जाता है। सो व्हाई डिड यू कम आउट हियर, तो फिर तुम क्यों आए यहाँ? Now you will have to bear the cold. Now अभी तुम्हें ये ठंड सहनी पड़ेगी। There is nothing I can do. इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। You thought I was coming out here to eat puris and sweets and you came running on ahead of me. तुमने क्या सोचा था कि मैं यहाँ पूरी और मिठाई खाने आया हूँ और तुम मेरे आगे आगे भागोगे? Now you can moan all you want. अब तुम जितना चिल्लाना है चिल्लाते रहो या गिड़गिड़ाते रहो जितना तुम चाहो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तुम्हें ठंड बर्दाश्त ही करनी पड़ेगी। ये हल्कू अपने कुत्ते से बात कर रहा है उस ठंड की रात में मचान पे बैठे बैठे। जबरा wagged his tail without getting up, protracted his whimpering into a long yawn. जबरा अपना पूंछ हिलाते हुए, किंतु वो उठा नहीं, बैठे बैठे ही पूंछ हिलाते हुए अपना जो जमाई है वो अपने गले को लंबे खींचते हुए और शांति से वो बैठ गया। Perhaps he has canine wisdom. He guessed that his whimpering was keeping his master awake. वो सोच रहा था कि शायद ये उसके मास्टर को जगाए रखेगा। हल्कू reached out his hand and patted Jabra's cold back. हल्कू अपना हाथ बाहर निकाला और जबरा के पीठ पे वो सहलाने लगा। From tomorrow on stop coming with me or the cold will get you. कल से तुम या मेरे साथ मत आना, नहीं तो तुम्हें ठंड पकड़ लेगी। This beach of a west wind comes from nobody knows where, bringing the icy cold with it. ये जो ठंड है जो पश्चिम से आ रही है, कोई नहीं जानता कि ये कहाँ से ये इतनी बर्फ भरी ठंड लेके आ रही है। Let me get up and fill my pipe. मुझे उठने दो और अपना जो चिलम है वो मुझे भर लेने दो। I have smoked 8 pipefuls already, but we will get through the night somehow. मैंने अभी तक 8 पाइप जो है चिलम का फूंक चुका है, बट अभी तक ये रात जो है बहुत बाकी है।
दिस इज द रिवार्ड यू गेट फॉर फार्मिंग। ये है हमारा जो रिवार्ड है खेती करने का। रिवार्ड मतलब पुरस्कार, तो ये हमें पुरस्कार मिलता है खेती करने के लिए। Some lucky fellows are lying in houses where if the cold comes after them, the heat just drives it away. कुछ भाग्यशाली लोग हैं जो अपने घरों में बैठ के, जहां उन्हें ठंड छू भी नहीं सकती है, और उनके वो घरों में जो गर्माहट है वो ठंड को भगा देती है। ए गुड थिक क्विल्ट, वार्म कवर्स, ए ब्लैंकेट, मोटी रजाई, गर्म कपड़े, गर्म कवर्स, कंबल, जस्ट लेट द विंटर कोल्ड ट्राई टू गेट देम। वो ये बड़बड़ा रहा है कि क्यों नहीं ये ठंड उनको पकड़ लेती है, एक बार उनको भी पकड़ के देखे। फॉर्च्यून्स अरेंज एवरीथिंग वेरी वेल, भाग्य ने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सेट कर रखा है। वाइल वी डू द हार्ड वर्क समबडी एल्स गेट द जॉय ऑफ इट। जब हम खेतों पे मेहनत करते हैं ठंड के रात में, ठंड से आते हैं, लेकिन इसका जो इस मेहनत का जो फल है वो किसी और को मिलता है। He got up, took some embers from the pit and filled his pipe. जबरा got up too. हल्कू जो है अपना मचान से उठा, कुछ अंगारे अपने पिट से निकाले और अपना पाइप में भर लिया। जबरा भी उसके साथ उठ गया। स्मोकिंग हल्कू सेड, धुआं उड़ाता हुआ हल्कू ने बोला, इफ यू स्मोक द कोल्ड्स जस्ट एज बैड बट एट लीस्ट यू फील अ लिटिल बेटर। अगर तुम ये स्मोक करते हो इस ठंड में, तो इतना तो है कि तुम्हें थोड़ा बहुत आराम तो जरूर महसूस होगा। जबरा लुक्ड एट हिम विथ आईज ओवरफ्लोइंग विथ लव। जबरा जो उसका कुत्ता है, उसने प्यार भरी नजरों से अपने मालिक को देखा। यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट सम मोर कोल्ड नाइट, टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ। तुम्हें आज की रात बस ये गुजारनी है ठंड में, कल से मैं तुम्हारे लिए कुछ पुआल जो है वो लेते आऊंगा। When you bed down in that, you won't feel the cold. जब तुम उसमें लेटोगे तो तुम्हें उतनी ठंडक महसूस नहीं होगी। जबरा put his paws on हल्कू's knees and brought his muzzle close. मजल मतलब होता है जो गले का निचला भाग। जबरा क्या किया, अपने पंजों को हल्कू के घुटनों पे रखा और अपने मजल को, अपना गले को उसके सामने ले आया। हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रेथ। हल्कू ने कुत्ते की जो गर्म सांसें हैं उसको महसूस किया। आफ्टर ही फिनिश्ड स्मोकिंग, हल्कू ले डाउन एंड मेड अप हिज माइंड दैट हाउएवर थिंग्स वेर ही वुड स्लीप नाउ। हल्कू अपना स्मोकिंग खत्म किया, अपना धुआं उड़ाना, चिलम फूकना खत्म किया, उसके बाद वह लेट गया और अपने मन ही मन ये सोचता रहा कि कैसे भी करके अब तो मैं सो ही जाऊंगा। बट इन ओनली 1 minute हिज हार्ट बिगन टू पाउंड। परंतु एक ही मिनट बीते होंगे उसका दिल धड़कने लगा। ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, वह इस तरफ से उस करवट, इस करवट से उस करवट मुड़ते रहा। बट लाइक सम काइंड ऑफ विच द कोल्ड वेदर कंटिन्यूड टू टॉर्मेंट हिम। टॉर्मेंट मतलब होता है प्रताड़ित करना। वो करवटें बदलता रहा, किंतु ये जो ठंडी हवाएं थी वो उसको ठंड से प्रताड़ित करती रही। When he could no longer bear it, he gently picked Jabra up and petting his head, got him to fall asleep in his lap. जब वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो अपने कुत्ते को उठाया, अपने गोद में लिया और उसको सर को सहला रहा था ताकि वो उसका कुत्ता सो जाए। The dog's body gave off some kind of stink, but Halku, hugging him tight, experienced a happiness he hadn't felt for months. कुत्ते का जो महक होता है, बदबू होती है जो उसके शरीर से निकलती है, इसके बावजूद भी हल्को के एक बहुत गर्माहट का एहसास हुआ और एक खुशी महसूस हुई जो पहले वो कभी महसूस नहीं किया था। जबरा probably thought he was in heaven. जबरा जो कि कुत्ता, वो सोच रहा था कि शायद वो अब जन्नत पहुंच गया है अपने मालिक का प्यार पाके। एंड इन हल्कू's innocent heart there was no resentment of his smell. और हल्कू के अपने दयालु दिल पे उसके लिए कोई गंदी ऐसी भावना नहीं है। He embraced him with the very same affection
he would have felt for a brother or a friend. वह अपने कुत्ता जो है जबरा अपने मालिक को गले लगाता है जैसे वो उसका भाई हो. He was not crippled by the poverty which had reduced him to these straits at present. वो अपने गरीबी से थका हुआ नहीं था, वो अपने गरीबी से प्रताड़ित नहीं था कि वो इस तरह का व्यवहार कर सके. Rather it was this singular friendship had opened all the doors to his heart and brilliantly illuminated every atom of it. Rather ये अपना जो दोस्ती का भावना होता है, एक हमारे जो एक दूसरे के प्रति जो सहानुभूति होती है उसके लिए वो इस सारी चीजों को ना महसूस कर रहा था. Suddenly जबरा picked up the noise of some animal. Suddenly क्या हुआ, अचानक से जबरा को कुछ जंगली जानवरों के आने की आवाजें सुनाई दी. This special intimacy had produced a new alertness in him that disdained the onslaught of the wind. ये जो उसका एहसास था इस टाइप का, ये एक नया चौंकाने वाली उसको अलर्टनेस दिया. अलर्टनेस मतलब होता है जागरूकता. In him that disdained the onslaught of the wind. जो इस जो भयावह जो ठंड की हवाएं जो झोंके चल रहे थे उसको ये तुच्छ करते हुए जबरा जो है वो उठ पड़ा. स्प्रिंगिंग अप ही रन आउट ऑफ द शेल्टर एंड बिगन टू बार्क. वो उस मचान से भागते हुए उठा और भौंकने लगा. हल्कू विसल एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम. हल्कू ने सीटी बजाई, बहुत बार उसे बुलाने की भी कोशिश की. बट जबरा वुड नॉट कम बैक टू हिम. परंतु जबरा पीछे वापस नहीं आया. ही वेंट ऑन बार्किंग व्हाइल ही रन अराउंड थ्रू द फुरोज ऑन द फील्ड. वो लगातार वो खेतों के चारों ओर भौंकने लगा. फुरोज मतलब होता है जो दो हल का जो एक बीच का रास्ता बन जाता है जब हम हल चलाते हैं उसको फुरोज बोलते हैं. He went on barking while he ran around through the furrows of the field. He would come back for a moment, then dash off again at once. वह एक बार के लिए तो आया बट फिर से वो चला गया. This sense of duty had taken possession of him as though it were desire. ये जो अपनी जिम्मेदारी का एहसास था ये उसमें देखा गया. This sense of duty had taken possession of him as though it were desire. जैसा कि ये प्रतीत किया जाता है या जैसा कि ये इच्छुक किया जाता है. यहाँ तक हमने पार्ट 2 तक देख लिया है. नेक्स्ट पार्ट 3 हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. उसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पिछले साल आए हुए हैं. हाँ, ये 10 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे. व्हेन जबरा बाग हल्कू रियलाइज्ड दैट वाइल्ड डैश हैड एंटर्ड हिज फील्ड. तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स होगा क्योंकि एनिमल्स ही जो है वहाँ पे खेत में उसके घुसे थे. हाँ, जबरा स्टार्टेड डैश व्हेन ही हर्ड द नॉइज ऑफ सम एनिमल्स क्राइंग, बार्किंग, रनिंग, जंपिंग. तो ये नॉर्मल सा बात है. जबरा जो कि कुत्ते का नाम है तो कुत्ता सिर्फ भौंकता ही है, तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं. ठीक है वैसे. और जबकि एक लाइन लिखी गई है कि जबरा स्टार्टेड बार्किंग व्हेन ही हर्ड द नॉइज ऑफ सम एनिमल्स. एक बार हम लोग देख लेंगे इसको. तो एक बार हम लोग किताब में देखते हैं कि सडनली जबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल. This special intimacy had produced a new alertness in him that disdained onslaught of the wind. Springing up, he ran out of the shelter and began to bark. तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि जबरा picked up the noise of some animal and then he began to bark. ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 3 से शुरू करेंगे और आगे देखेंगे इस कहानी का अगला भाग. तो इसके लिए नाउ फॉर द थैंक यू.